स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, जुड़ जाइए, सभी मित्रों को आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे हम लोग आज की प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोग दिख रहे हैं हमको, बाकी भी लोग ऑनलाइन आ जाए और आप सभी लोग एक बार वीडियो को लग करके शेयर कर दीजिए जिससे हम लोग आज की प्रक्रिया शुरू करें। अपनी संख्या बढ़ा लीजिए भाई। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि आज हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी का संपूर्ण डाटाबेस हम देखेंगे इसमें कि क्या होती है एम्ब्रियोलॉजी और कैसे कैसे इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किस तरह से जो है ये एंजियोस्पर्म में दिखती है और इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या इसका फंक्शन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में इसके हिस्टोरिकल अकाउंट पे भी बात करेंगे जहां से कंपटीशन में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कंप्लीट व्यू जो है 2 से 3 दिनों के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का आपके समक्ष में रखूंगा जिससे एम्ब्रियोलॉजी से आए हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आप समुचित ढंग से और तर्कपूर्ण तरीके से दे सकें, यह मेरा प्रयास होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल अकाउंट में चलते हैं, देखें क्या क्या हिस्ट्री है, कैसे जो है इसका शुरुआत हुआ होगा। तो देखिए पहला पॉइंट ही है कि लीवेनहॉक इज क्रेडिटेड टू हैव ऑब्जर्व सेक्सुअल सेल्स इन एंजियोस्पर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1677 अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये आपसे प्रश्न पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल सेल्स जो है एंजियोस्पर्म में सबसे पहले किसने देखा। तो ध्यान रखेंगे लीवेनहॉक एकदम ये लेटेस्ट कंटेंट है और इस पे जो है अच्छे से बात की जानी चाहिए। तो मैं पहली बात आपको बता रहा हूं कि सेक्सुअल सेल्स किसने देखा, तो लीवेनहॉक ने देखा, यह आप ध्यान रखेंगे। आगे सेकंड पॉइंट पे देखें तो ग्रू 1682 फर्स्ट रिपोर्टेड दैट स्टामेन्स आर मेल ऑर्गन, ठीक है ना, ऑफ द फ्लावर एंड pollen grains somehow influence the ovary to give rise fruit, ठीक है ना। But Crematus 1694 was the man who scientifically observed certain plants and conducted that anthers are male sex organs and ovary with style and stigma are female sex organs, ठीक है ना। तो ग्रू ने जो है ये बताया कि स्टामेन जो है वह मेल ऑर्गन है। सबसे पहले जो सेक्स ऑर्गन देखा किसने, लीवेनहॉक ने। दूसरी बात ग्रू करते हैं ये 1682 में ये बताते हैं कि स्टामेन जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, किसका, फ्लावर का। और ये क्या करता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी स्टामेन से पॉलन ग्रेन निकलते हैं जो किसी तरह से ओवरी को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बस इन्होंने इतनी ही जानकारी दी थी। लेकिन क्रेमेटिस आते हैं और ये कहते हैं कि फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें एंथर जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ओवरी जो है स्टाइल और स्टिग्मा के साथ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि लीवेनहॉक ने जो है सबसे पहले क्या देखा था, सेक्स ऑर्गन्स देखा था, ठीक है। आगे देखिए इट वाज एमसी 1824 who first revealed that role of pollen in fertilization and discovered pollen tube। तो पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी किसने की थी, तो एमएससी ने जो है पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, एमएससी ने जो है सबसे पहले पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की 1824 में और इन्होंने फर्टिलाइजेशन को जो है, पॉलन का रोल जो है फर्टिलाइजेशन में इन्होंने बताया और सिद्ध किया कि दिखाया कि क्या रोल है पॉलन का किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर। इसका आप ध्यान रखेंगे, किसने, एमएससी ने, ठीक है। पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी एमएससी। इसके बाद आते हैं स्ट्रासबर्गर 1884 फर्स्ट ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। तो ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिनगैमी प्रोसेस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो यह ध्यान रखेंगे स्ट्रासबर्गर का नाम आता है इसमें। स्ट्रासबर्गर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और किसमें देखा, द मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट इन मोनोट्रापा एंड सम अदर प्लांट्स। तो मोनोट्रापा जो है वह पहला प्लांट है जिसके अंदर जो है स्ट्रासबर्गर ने क्या देखा था, सिनगैमी देखी थी। इसके बाद आते हैं नवास्चीन आते हैं और इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। किस प्लांट पे काम कर रहे थे, तो फ्रिटलेरिया और लिलियम के ऊपर, फ्रिटलेरिया और लिलियम के ऊपर
इन्होंने ये बताया कि वन मेल गैमीट जो है वह एक के साथ फ्यूज होता है जिसको सिनगैमी कहते हैं, जबकि जो दूसरा मेल गैमीट है वह फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियस के साथ जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इस पूरे प्रक्रिया में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको क्या याद रखना है, ये ध्यान रखेंगे कि लीवेनहॉफ ने सबसे पहले जो है सेक्स सेल देखा था, सेक्सुअल सेल्स देखा था, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एमसी ने जो है पॉलन ट्यूब की खोज की थी, याद रखेंगे। सिनगैमी की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, और नवास्चिन ने जो है डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बताइए बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, कमेंट के माध्यम से बताएं, यस और नो क्लियर करें। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, कोई दिक्कत हो तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब देखें माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसी से जो है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन निकलते हैं। इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव कंटेंट नहीं था। यह कंटेंट जो है आपको काफी इफेक्टिव मिलेगा, अगर दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो यह जो है हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है कि ए टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है ना, टेट्रास्पोरेंजिएट, ध्यान रखिएगा, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया, ईच स्पोरेंजियम कार्ड ए माइक्रोस्पोरेंजियम। तो प्रत्येक स्पोरेंजियम को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, स्टामेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि एंथर लोब होता है, कनेक्टिव होता है और फिलामेंट होता है। इस एंथर लोब को अगर देखें तो इसमें जो है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इस तरह से आपको दिखेगी, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। ये देखिए, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये होगी, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये होगी, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये होगी और एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये होगी। तो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे भैया, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। आगे देखिए, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली प्लेस्ड मास ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है ना। सेंट्रली प्लेस्ड मास ऑफ स्पोरोजेनस सेल्स आर माइक्रोस्पोरोसाइट which subsequently converted into microspore mother cell। तो प्रत्येक के अंदर, इसके अंदर क्या भरे होंगे, स्पोरोजिनस सेल्स भरे होंगे, स्पोरोजिनस सेल्स होंगे या माइक्रोस्पोरोसाइट कहेंगे, और यही माइक्रोस्पोरोसाइट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वह कन्वर्ट होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड में। किसमें कन्वर्ट होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड में। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होगा, वो आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चले, तो हमने जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात की। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि पॉलन ग्रेन टेट्राड के फॉर्मेशन की बात हमने की है, ठीक है। आगे देखें हम, तो माइक्रोस्पोरेंजियल वाल जो है वो किसका बना होता है, इसकी अगर बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियल वाल कंप्राइज एन एपिडर्मिस फॉलोड बाय इनर एंडोथीसियम, ठीक है ना, 2 to 3 मिडिल लेयर एंड ए सिंगल लेयर टैपिटम। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियल वाल, ये जो वाल है ना, जो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, आप याद कीजिए इस संरचना को। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के वाल की बात करें तो सबसे पहले जो होगा एपिडर्मिस होगा, सबसे पहले जो है एपिडर्मिस होगा, और इसके बाद जो है यह जो अंदर वाला पोर्शन है ये एंडोथीसियम होगा, और इसके बीच में जो है 2 से 3 मिडिल लेयर होंगे, 2 से 3 मिडिल लेयर्स होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये एंडोथीसियम है ना, इसके ही पास जो है एक और लेयर होगा जिसको हम कहेंगे टेपिटम, और टेपिटम जो है न्यूट्रिशन प्रदान करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। तो इसका आंसर होगा टेपिटम, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे अगर हम चले तो एपिडर्मल सेल ऑफ एक्रिथोबियम शो एन अनयूजुअल फीचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रिथोबियम का जो है अनयूजुअल फीचर द फाइब्रस थिकनिंग डेवलप करता है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, तो वह जो है फाइब्रस थिकनिंग डेवलप करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। अब एंडोथीसियल सेल्स की बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये जो है वाटर को सक करने वाले नेचर के होते हैं, और इस वाटर के सक करने वाली कैपेबिलिटी या वाटर को सोक करने वाली कैपेबिलिटी के कारण जो है जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होता है तो यह जो है इसके माध्यम से डेज्ड हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होता है तो इसके कारण ये क्या हो जाता है, डेज्ड हो जाता है, टूट जाता है, फूटता है, यानी कि
यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है इस माइक्रोस्पोरेंजिया के डेहिसेंस में मदद करता है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। तो सेल्स ऑफ मिडिल लेयर्स यूजुअली वर्क एज स्टोरेज सेल्स। जो मिडिल लेयर के सेल्स हैं वह जो है स्टोरेज सेंटर के रूप में काम करते हैं, किसके? स्टार्च के और रिजर्व फूड मटेरियल के। स्टार्च के और रिजर्व फूड मटेरियल के स्टोरेज सेंटर के रूप में काम करते हैं। टेप्टम की बात करें तो टेप्टम इज कंसिडरेबल फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑल द फूड मटेरियल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज पासेस थ्रू इट। तो जितने भी फूड मटेरियल होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज के, वह किससे पास होते हैं? टेप्टम से। तो यही जो है टेप्टम जो है क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? इट हैज बीन सजेस्टेड दैट टेप्टम इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ कैलोजाइम which degrades carriers of wall and spore the microspore from microspore tetrad. The release of cariozyme by teptum is responsible for cytoplasmic male sterility in Putinea. ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि टेप्टम जो है कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज करता है। तो टेप्टम जो है एंजाइम सिंथेसाइज करता है कैलेज एंजाइम। ठीक है ना? और यह कैलेज एंजाइम काम क्या करता है? तो जो स्पोर टेट्राड यानी कि 4 स्पोर जो है एक साथ बनते हैं, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, इनको अलग करने का काम ये जो है कैलेज एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं। और यह जो है कैलेज से जुड़े होते हैं, और ये जो कैलेज एंजाइम जो है इसको तोड़ करके सारे स्पोर्स को, माइक्रोस्पोर को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि जो है टेप्टम क्या करता है? तो यह जो है कैलेज एंजाइम की सिंथेसिस करता है, कैलेज एंजाइम की सिंथेसिस करता है। तो ये जो है कैलेज एंजाइम के सिंथेसिस के कारण जो है टेप्टम जो है माइक्रोस्पोर को अलग करने का काम भी करता है। ठीक है, आगे देखें। टेप्टम सिंथेसाइज्ड स्पोरोपोलिन, ध्यान रखिएगा, टेप्टम सिंथेसाइज्ड स्पोरोपोलिन व्हिच इज यूज्ड इन पॉलन वॉल फॉर्मेशन बिकॉज बीइंग रेजिस्टेंट ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना? तो देखिए यह स्पोरोपोलिन जो है वह पॉलन वॉल के फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। सबसे जो ऊपरी लेयर होता है स्पोर का यानी कि माइक्रोस्पोर का या पॉलन ग्रेन का, वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। और स्पोरोपोलिन जो है हार्ड और रेजिस्टेंट मटेरियल है, जो इसको क्या करता है? बहुत लंबे समय तक, यानी कि माइक्रोस्पोर को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करने का कारण करता है। इसलिए यह जो है फॉसिल डिपॉजिट्स में भी यह पाए जाते हैं, यानी कि फॉसिल फॉर्म में भी यह पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो स्पोरोपोलिन जो है वह कंपोनेंट है या वह सब्सटेंस है जिसके कारण जो है क्या होता है? जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स जो है वह डिकम्पोजिशन से बच जाता है। ठीक है ना? यह जो है स्पोरोपोलिन जो है इसको हम बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट मटेरियल भी कहते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। स्पोरोपोलिन जो है वह क्या है? तो बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट मटेरियल है, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान दीजिए आप कि इसके अंदर जो है आप ध्यान रखेंगे किसका? कि माइक्रोस्पोर कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है ना? किस तरह का होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और इसके अंदर जो है क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड में। और इसके बाद की अगर बात करें इसके माइक्रोस्पोर के लेयर की, तो एपिडर्मिस होगा, मिडिल लेयर होगा, एंडोथीसियम होगा। मिडिल लेयर जो है वह एंडोथीसियल सेल्स जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो क्या करता है? माइक्रोस्पोर के डेहिसेंस में मदद करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के डेहिसेंस में मदद करता है। आगे देखें तो यह जो है मिडिल लेयर जो है स्टोरेज सेल्स के रूप में काम करता है। इसी से जो है टेप्टम जुड़ा होता है, और इस टेप्टम से ही सारे जो है रिजर्व फूड मटेरियल जो है पास होते हैं। टेप्टम का एक काम और है कि कैलेज एंजाइम की सिंथेसिस करता है, और कैलेज एंजाइम जो है स्पोर टेट्राड को स्पोर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है? टेप्टम जो है स्पोरोपोलिन का भी सिंथेसिस करता है, जो हाईली प्रिजर्वेटिव मटेरियल और पॉलन ग्रेन को फॉसिल डिपॉजिट में भी जो है सुरक्षित रखने का काम करता है। और स्पोरोपोलिन जो है बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट मटेरियल है, यह आपको याद रखना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर करो भाई, यस और नो। नहीं समझ में आई होगी तो एक बार वीडियो आप फिर से देखिएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन जो है आज लास्ट टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दीज आर द माइक्रोस्पोर दैट प्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
अगर मेल गैमेटोफाइट की बिगिनिंग शुरुआत कहां से होती है, अगर ये आपसे पूछा जाए या पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा माइक्रोस्पोर से होती है। किससे होती है? माइक्रोस्पोर से होती है। माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम टेट्राड, एनलार्ज एंड अंडरगो ए मियाटिक डिवीजन टू रिजल्ट ए लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड ए स्मॉल जनरेटिव सेल। ठीक है ना। तो जो पॉलन ग्रेन होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है भैया, यह जो है होता क्या है कि इसमें जो है डिवीजन होता है। यह पॉलन ग्रेन आपका है, मैं अच्छे से पॉलन ग्रेन बना दूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यह आपका पॉलन ग्रेन है। ये जो है आउटर लेयर जो है आप देख रहे हैं एक्साइन है जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, और इनर लेयर जो है वो इंडाइन है। ठीक है ना, इंडाइन। ठीक है ना। तो ये जो इनर लेयर होता है यही जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में बाहर निकलता है? जर्म ट्यूब के रूप में। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि जर्म ट्यूब को यानी कि पॉलन ट्यूब को सबसे पहले किसने देखा। कमेंट सेक्शन में आप फटाक से कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक हम आगे बताते हैं। तो माइक्रोस्पोर के अंदर जो है पहले एक डिवीजन होता है, और डिवीजन के फलस्वरूप दो न्यूक्लियस बनते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस बनता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। कितने न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन। और इसको कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ट्यूब न्यूक्लियस कहने के पीछे कारण यह है कि यह ट्यूब के यानी कि पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। और जैसे ही पॉलन ट्यूब बनता है तो सबसे पहले यह जो है जनरेटिव न्यूक्लियस जो है पॉलन ट्यूब में आगे क्या करता है? मूव करता है। इसके पीछे होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। तो जब ट्यूब अपनी लंबाई में पूरी वृद्धि कर देता है तो यह जनरेटिव न्यूक्लियस जो है समाप्त हो जाता है, और यह वेजिटेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस जो है दो मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। कितने? दो मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और ये जो है एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है उसके कुछ ही समय बाद जो है डिजनरेट हो जाता है, और डिजनरेट होकर के इसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेटोफाइट है वो कितने सेल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप देखें यह पूछा भी गया है कि मेल गैमेटोफाइट कितने सेल स्ट्रक्चर होता है। तो एक सेल ये हो गया और दो सेल ये हो गया, कुल 3 सेल स्ट्रक्चर जो है मेल गैमेटोफाइट है। यह आप ध्यान रखेंगे। मेल गैमेटोफाइट कितने सेल स्ट्रक्चर है? 3 सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। आगे देखिए, वंस द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म द एंटायर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द मेल गैमेटोफाइट नाउ प्रेफर्स टू एज पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इसको तब कहेंगे जब वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस जो है इसके अंदर बन जाएगा। पॉलन ग्रेन्स कितने सेल्ड होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 सेल्ड होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन कितने सेल्ड होते हैं? तो 2 सेल्ड। और मेल गैमेटोफाइट कितने सेल्ड? तो 3 सेल्ड होते हैं। ईच जनरेटिव सेल्स आर रिजल्ट ऑफ मियोटिक एंड गिव राइज टू स्पर्म्स। कितने स्पर्म बना देंगे? 2 स्पर्म बना देंगे। 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल मिलकर के क्या बन जाएगा? 3 सेल्ड जो है मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो जो मेल गैमेटोफाइट से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आज आपको डिस्कस किया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुछ जनरल एस्पेक्ट की बात भी मैंने की आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 सारे वीडियोज आप धीरे धीरे देखिए और धीरे धीरे चीजों को तैयार कीजिए। एक एक करके तैयार करेंगे तो जल्दी ही आप जो है ऐसे स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां पे सारी चीजें आपको आपकी तैयार होंगी। अगर एक साथ अगर चाहते हैं कि लंबा सा वीडियो 50 मिनट 60 मिनट का जैसे कि पहले डाला है वैसे डाल दें, और उसके बाद जो है आप सोचें कि जो है एक दिन में तैयार हो जाते, यह संभव नहीं है। तो धीरे धीरे करके 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 25-25 मिनट का छोटा छोटा वीडियो करके पार्ट वाइज देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट जो है एक दिन में देखिए, एक कॉन्सेप्ट एक दिन में तैयार कीजिए। उस पर जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका जो है उत्तर उसी में जो सर्किल है, प्रश्न के आगे जो है सर्किल बना हुआ है वहां पे आप टिक करेंगे तो आपको सही उत्तर भी पता चल जाएगा और आपका वोट भी हो जाएगा, जिससे मैं जान जाऊंगा कि कितने लोगों का उत्तर सही है। ठीक है, तो क्या नाम है, ग्रुप पे कमेंट न करें। एक बार मैं कहूंगा कि अगर बात आपके समझ में आ रही है, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका यह जो चैनल यूट्यूब का चैनल है इसको आप प्रमोट करने में मेरी मदद करें। ठीक है, तो आज बस इसी पर रोकेंगे, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।